हे गाइस, व्हाट्सअप। देखिए आज का टेस्ट सीरीज टाइम पर आ गया है। टेस्ट 7 करंट अफेयर्स और कीप मोटिव और कीप वर्क हार्ड, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और सब्सक्राइब कीजिए MUPSC और देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति को जोड़ने वाली विश्व की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड सुरंग, जिसकी लंबाई 13.5 किलोमीटर है, जिसका निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट कार्य शुरू किया गया है। तो यह सुरंग किस देश से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए है रोहतांग, ऑप्शन बी है शिपकिला, ऑप्शन 3 है शिंकुनला और इसमें से कोई नहीं। देखिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए यह सुरंग किस दर्रे से गुजरती है, इसका आंसर देखना है। देखिए आधा तो इसका आपको मिल गया कि राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जोड़ने वाली विश्व की सबसे लंबी। देखिए IMP हो जाता है, विश्व की सबसे लंबी पूछा है ना, इसलिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिसका आंसर है ऑप्शन सी। देखिए राष्ट्रीय अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड विश्व की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड शिकुनला सुरंग के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शीघ्रता कार्य का प्रारंभ कर दिया है। तो विश्व की सबसे लंबी है, तो इसलिए UPSC के लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन से DRDO अनुषंगी प्रयोगशाला प्रतिष्ठान है? तो पहला है यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान, दूसरा है रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला, तीसरा आयुष अनुसंधान एवं विकास स्थापना, चौथा है कार्मिक प्रतिभा प्रबंधन केंद्र और पांचवा है टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला। तो इसमें से कौन सा सही है ये चुनना है। देखिए 1 2 4 5 सही है, 1 2 3 4 सही है, 2 3 4 5 सही है और 1 2 3 4 5 यानी कि सब के सब सही है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सभी के सभी सही है। देखिए सभी के सभी सही है, यानी कि DRDO अनुषंगी प्रयोगशाला, ये पांचों के पांच ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, याद कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ब्रुसेलोसिस देखिए कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा है एक बार, तो आपका रिवीजन भी बढ़िया हो जाएगा इससे। देखिए ब्रुसेलोसिस बीमारी के संबंधित ये कथन गलत नहीं होना चाहिए। इसका आंसर ब्रुसेलोसिस बीमारी के संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया गया है ब्रुसेलोसिस गाय, भैंस, भेड़, बकरी, शुकर और कुत्तों में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। और दूसरा है कि यह एक प्राणी रुजा अथवा जीव जनित बीमारी है जो पशुओं से मनुष्य एवं मनुष्य से पशुओं में फैलती है, यानी पशु से मनुष्य और मनुष्य से पशुओं में रोटेट। और तीसरा, इस बीमारी से ग्रस्त पशु 7 से 9 महीने के गर्भकाल में ही गर्भपात हो जाता है। बहुत बुरी बात है। देखिए कथन एक सही है, 2 और 3, 1 और 3 और तीनों के तीनों कथन सही है। तो बताइए कथन गलत नहीं होना चाहिए इसका आंसर। ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, कल ही करवाया था। देखिए इसका सही आंसर है, तीनों के तीनों कथन हमारे सही है। ऑप्शन डी है इसका आंसर। देखिए डेयरी उद्योग को भारी नुकसान पहुंचाने वाले ब्रुसेलोसिस, यानी डेयरी उद्योग को भारी नुकसान पहुंच रहा है इससे, इस बीमारी से, उसको नियंत्रित करने के लिए हाल ही में भारत सरकार के अनुसंधान निकाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड IVRI ने हेस्टर
बायोसाइंस लिमिटेड के साथ मिलकर एक नई पीढ़ी का टीका विकसित करने की तकनीक हासिल कर ली है। बहुत बढ़िया बात हो गई है कि टीका हासिल कर लिया है, तो अब ये बीमारी धीरे धीरे कम हो जाएगी। जहाँ मतलब जिसको जिसको हो जाती है, गाय भैंस भेड़ बकरी, तो उसके लिए भी अच्छा है। दूध उत्पादन भी बढ़ जाएगा, डेयरी उद्योग भी कमाने लगेगा, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो इससे सब के सब आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका वो प्रॉब्लम भी ये भी सॉल्व हो जाएगा थोड़ा 4 अक्टूबर के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विदेशी अंशदान, वो ये भी पूछा गया है, तो ये भी कल या परसों करवाया था, तो ये भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए इसके समुद्र निम्नलिखित कथन और फेरा के बारे में पूछा गया है। विदेशी अंशदान, जो विदेशों से अंशदान आता है, और अभी केंद्र सरकार ने इसी रिलेटेड बिल पास किया है इसका। देखिए विदेशी अंशदान विनिमय संशोधन विधेयक के संदर्भ में, तो पहला क्या है कि ये संशोधन के द्वारा कुछ व्यक्तियों को किसी भी विदेशी योगदान को स्वीकार करने के लिए निषेध कर दिया गया है। दूसरा क्या है कि यह अधिनियम के तहत विदेशी योगदान को किसी अन्य व्यक्ति को तब तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है जब तक ऐसे व्यक्ति को विदेशी योगदान स्वीकार करने के लिए पंजीकृत नहीं किया गया। मतलब जब तक पंजीकृत ना हो कि भाई मैं भारत में दान देना चाहता हूँ, तो मुझे उसको पंजीकृत करवाना पड़ेगा, फिर ये दान भारत में आएगा। एक मिनट, वो तीसरा है क्या है, विदेशी योगदान के अलावा कोई धन इस खाते में प्राप्त या जमा नहीं किया जाना चाहिए। मतलब ये धन जमा होगा, मतलब ये पंजीकृत हो गया, भारत में आ गया, तो विदेशी योगदान के अलावा कोई धन इस खाते में जमा नहीं होगा। मतलब विदेशी योगदान का जो धन आया है वो धन एक ही खाते में जमा होगा, उसमें कोई और धन और योगदान जमा नहीं होगा, दान का ही वहाँ उस खाते में डाला जाएगा। तो ये भी बहुत बढ़िया कदम उठाया गया है सरकार द्वारा। देखिए पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो पहला 1 3 2 3 1 2 3 और ऊपर में से कोई नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आंसर तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन अब भारत यूपीएससी बिल पर बहुत ध्यान दे रही है। काफ़ी सालों से मतलब जो विधेयक पारित होते हैं उस पर एक आध प्रश्न तो निकाल ही देती है। मतलब ये बिल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कुछ नहीं, इसमें जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और इसमें क्या विधेयक में संशोधन किया गया है, क्या है इस बिल का, तो वो ही मतलब याद रख लेना चाहिए। और इस बिल से आपको मेंस में भी काम आएगा। पक्ष और विपक्ष दोनों याद करना चाहिए कि इस बिल में गलती क्या है, सकारात्मक क्या है, नकारात्मक क्या है, तो इसकी जानकारी भी रखनी चाहिए। तो काफ़ी मदद मिल जाएगी आपके मेंस के मार्क कवर करने के लिए। तो अब आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है तीनों के तीनों कथन सही है। देखिए हाल ही में लोकसभा में विदेशी अंशदान विनिमय संशोधन विधेयक 2020 पारित हो गया है। इस विधेयक का उद्देश्य अंशदान विनिमय अधिनियम में संशोधन करना है, 2010 में संशोधन करना है। ये भी याद रखिएगा 2010 का जो संशोधन जो 2010 का अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया है, इसलिए तीनों के तीनों कथन सही है। देखिए तीनों के तीनों कथन सही है। देखिए ये एक बार पूरा का पूरा तीनों के तीनों याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास, वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE द्वारा विकसित किया जाने वाला एक मानव रहित टॉय विमान है। दूसरा है कि वैमानिक विकास प्रतिष्ठान ADE रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। और तीसरा क्या है कि वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE भारत सशस्त्र सेनाओं द्वारा अपेक्षित विभिन्न प्रकार के वैमानिकीय पद्धतियों के डिज़ाइन एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। बोलिए 1 और 2, 2 और 3, 1 3 या फिर केवल और केवल 3।
आइए अब इसका आंसर देख लेते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इसका आंसर कौन सा गलत है भाई? ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2 दोनों गलत है, तीसरा ही सिर्फ सही है। यानी कि तीसरा पहले याद कर लेते हैं कि भाई ADE भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा अपेक्षित विभिन्न प्रकार के वैमानिकीय पद्धतियों के डिज़ाइन एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भाई ये है जो मतलब है तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसकी डिज़ाइन एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसमें? वैमानिकीय पद्धतियों में। तो ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं के द्वारा मतलब उसको भी लाभ मिलेगा। आइए इसका विवरण देख लेते हैं। देखिए अभ्यास वैमानिकीय विकास प्रतिष्ठान ADE विकसित किया जाने वाला एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट जो हथियार प्रणालियों अभ्यास के लिए एक यथार्थवादी खतरा परिदृश्य प्रदान करता है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी कि DRDO की एक प्रमुख एरोनॉटिकल डिज़ाइन हाउस है, सिस्टम डिज़ाइन आउट है। ठीक है, हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। देखिए आवश्यक श्रम कल्याण सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संहिताओं का प्रावधान किया जा रहा है? यानी कि श्रम कल्याण सुधारों के लिए आचार कौन सी संहिता का प्रावधान किया जा रहा है? तो पहला है मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं दशाएं संहिता और चौथा है सामाजिक सुरक्षा संहिता। तो बताइए, थोड़ा आसानी क्वेश्चन है ये भी। तो बताइए 2 3 4 1 2 3 1 2 4 और चारों के चारों कथन सही है। देखिए कौन सा आंसर है। देखिए इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी कि तीनों के चारों कथन सही है। देखिए 29 श्रम कानूनों को सरल, समझने में आसान तथा पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से 4 संहिताओं में सम्मिलित किया जा रहा है। 4 श्रम संहिताओं में से मजदूरी संबंधित संहिता जो संसद में पहले भी पारित की जा चुकी है तथा इस देश का कानून बन चुकी है। देखिए 4 श्रम संहिताओं में से मजदूरी संबंधी संहिता है वो तो पारित हो चुकी है और कानून भी बन चुकी है। लोकसभा द्वारा 3 श्रम संहिताओं, 3 बची। औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता 2020 तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 हाल ही में पारित किया गया है। देखिए चारों के चारों सही है। देखिए चारों के चारों याद रखना, मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं और चौथा है सामाजिक सुरक्षा संहिता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये रिएक्टर है एक प्रकार का जो होता है ना एकदम मतलब मशीनरी वो होती है, मतलब रिएक्टर पूरा गोल होता है ऊंचा ऊंचा, इसमें रिएक्शन की प्रक्रिया होती है, विखंडन होता है वो उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर राष्ट्रीय ग्रिड से 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। दूसरा है इस ब्रीडर रिएक्टर वह है जिसमें परमाणु विखंडन की प्रक्रिया के लिए जिस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है उस रिएक्टर को दोबारा इस्तेमाल योग्य ईंधन में बदलकर उत्सर्जित करता है ब्रीडर रिएक्टर। तो बताइए कौन सा सही है। देखिए केवल 1, केवल 2, 1 और 2 या 2, इसमें से कोई नहीं। कौन सा कथन सही है पूछा गया है। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा। इसका आंसर है ऑप्शन बी। देखिए राष्ट्रीय ग्रिड से 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। देखिए 1000 नहीं 500, ठीक है।
और ये ब्रीडर रिएक्टर वो होता है जिसमें तो बताया गया कि परमाणु विखंडन की प्रक्रिया के लिए जिस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया के लिए जिस ईंधन का उपयोग किया गया हो उससे यह रिएक्टर दोबारा इस्तेमाल योग्य ईंधन में बदलकर उत्सर्जित करता है। ये भी अच्छी बात है। नहीं, दूसरी बार ईंधन में बदलकर उत्सर्जित कर देता है, तो इसलिए कथन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विश्व गेंडा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, प्रत्येक 22 सितंबर को वैश्विक स्तर पर विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। और दूसरा कथन है, गेंडा दिवस सर्वप्रथम घोषणा वर्ष 2010 में WWF दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी। तो कौन सा कथन सही है पूछा गया है। केवल एक और दो और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। वर्ल्ड राइनो डे, और इसकी प्रथम घोषणा 2010 WWF साउथ अफ्रीका द्वारा की गई थी। तो क्या ये कथन सही है। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, दोनों के दोनों कथन सही है, यानी कि प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को वैश्विक स्तर पर विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। तो 22 दिसंबर याद रखिएगा। और गेंडे की 5 प्रजातियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। देखिए, और यह 5 प्रजाति है काला, सफ़ेद एवं एक श्रृंगी मतलब होगा एक सींग वाला होता है ना, और सुमात्रा और जावा राइनो। सुमात्रा, जावा और एक सींग, ये तो चर्चा में रहता है, तो ये तीनों तो याद रखना ही। और काला और सफ़ेद, ये 5 प्रजाति हो गई। देखिए, हो गई ना। हाँ, ठीक है। विश्व गेंडा दिवस की सर्वप्रथम घोषणा वर्ष 2010 में WWF साउथ अफ्रीका द्वारा की गई थी। इस तरह दोनों के दोनों कथन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पूछा गया कि साइनोबैक्टीरिया के संबंध में, ये आपका इकोलॉजी का क्वेश्चन भी हो गया। देखिए, साइनोबैक्टीरिया में के बारे में पूछा गया है। तो भाई ये कौन है कि नीलहरी शैवाल है जो सामान्यतः शांत और पोषक तत्वों से भरपूर जल में पाए जाते हैं। और दूसरा कथन क्या है, इससे उत्सर्जित विषाक्त पदार्थ यानी विषैले पदार्थ को दूषित हुए जल को पीने या इसके अन्य उपयोग से लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो बताइए कौन सा कथन सही है। एक और दो, या न तो एक नहीं दो। इसका आंसर देख लेते हैं। दोनों के दोनों कथन सही है, यानी कि हाल ही में देखिए 303 हाथियों की मौत हो चुकी है। बहुत बड़ी बात है। अफ्रीकी देश बोत्सवाना में, देखिए बोत्सवाना याद रखिएगा, वहाँ का मैप अफ्रीका, बोत्सवाना के आसपास के देश, उससे जो मतलब समुद्र मिलते हैं वो याद रख लीजिएगा, क्योंकि UPSC अंदर से खोद के निकालते हैं क्वेश्चन। देखिए, साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल सामान्यतः शांत एवं पोषक तत्वों से भरपूर जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। देखिए, और एक क्वेश्चन निकाल देता हूँ। देखिए, साइनोबैक्टीरिया है, क्या है, शैवाल, फिर अलगी, फंगी, या फिर वायरस, ये भी पूछा जा सकता है, या फिर जीवाणु होते हैं, ये भी ऑप्शन में आ जाता है। ये कभी कभी मिट्टी में भी पाए जाते हैं। तो ये कथन एक सही हो गया। और दूसरा क्या है कि साइनोबैक्टीरिया की कुछ प्रजातियां विषाक्त पदार्थ का उत्सर्जन करती है, विषैले, जो जानवर व मनुष्य को प्रभावित करता है। तो कथन 2 भी सही हो गया है। और इसके द्वारा उत्सर्जित विषाक्त पदार्थ दूषित हुए जल को पीने या इसके अन्य उपयोगों से लोग साइनोबैक्टीरिया जनित विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आ जाते हैं। तो ये भी सही हो गया। तो दोनों के दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पूछा गया है ग्लोबिस्फेरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह एक स्तनधारी जंतु है। दूसरा, IUCN की रेड लिस्ट में इसे लिस्ट कंसर्न प्रजाति के रूप में दर्ज किया गया है। देखिए, कौन सा कथन फिर से पूछा गया, कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछा गया है, गलत कौन सा है। तो बताइए, 1 है, 2 है, 1 और 2, और नहीं 1 और नहीं 2। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
ये देखते हैं, देखिए बी है मतलब पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, तो आंसर हो गया इसका बी, ए सही है। ठीक है, देखिए तस्मानिया के समुद्र तटों में की रेत में ग्लोबिसफेरा व्हेल मछली अक्सर फंस जाती है। देखिए व्हेल मछली है तो फिर स्तनधारी आ गया, तो कथन एक अपना सही हो गया। वैसे तो तस्मानिया में समुद्री तटों की रेत में ग्लोबिसफेरा व्हेल मछली स्तनधारी अक्सर फंस जाती है और अतः इनके समूहों को एक पायलट द्वारा नेविगेट किया जाता है, इसलिए इन्हें पायलट व्हेल कहा जाता है। चूँकि इनके सिर गोल होता है इसलिए इसे ग्लोबिसफेरा कहते हैं, गोल सिर होते हैं इसलिए ग्लोबिसफेरा होते हैं। बढ़िया है। इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती है, ये दोनों प्रजातियां IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में दर्ज की गई है। देखिए कथन 2 क्यों सही नहीं हुआ, क्योंकि रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में पाई जाती है, लिस्ट कंसर्न नहीं, संकटग्रस्त प्रजाति है। याद रखिएगा, क्योंकि इससे पहले भी UPSC शायद 2018-19 में वेल नहीं गंगा डॉल्फिन के बारे में पूछ लिया था, तो शायद शक्यता रहती है। तो रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में दर्ज है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आज का क्विज। वर्क हार्ड, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।